ठिकानों पर सीधा हमला कर दिया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान ये तीनों साइट्स को अमेरिकी B-2 बमबरसक विमानों और सबमरीन से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया है और इसके बाद मिडिल ईस्ट से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी, पाकिस्तान का कंट्रोवर्शियल बयान और भारत पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी खास बातचीत की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। अमेरिका ने 6 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर डजन भर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं। नेवी सबमरीन से 30 क्रूज मिसाइल्स दागी गई हैं। नतांज और इस्फहान साइट्स पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इसे स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेस बताया है और कहा है कि तीनों न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सक्सेसफुल अटैक हुआ है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. फोर्डो, नतांज और इस्फहान ये तीनों साइट्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बेहद क्रिटिकल हैं। फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसे आउटरेजियस अटैक बताया है और कहा है कि पीसफुल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर यह हमला ओवरलास्टिंग कंसिक्वेंसेस लाएगा। Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran. अब बात करते हैं बड़े एस्केलेशन की। अमेरिकी स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान ने इसराइल पर अपना 20वां मिसाइल बेड़ा लॉन्च किया है। दोस्तों, ये ईरान का अब तक का सबसे डेंजरस और मैसिव अटैक है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 180 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। इसराइल के मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी यूज किया गया है जो इसराइल के आयरन डोम सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। दोस्तों, अब ये साफ हो गया है कि इसराइल अकेले जंग नहीं लड़ सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले ईरान का मुकाबला कर सके। उसने नासमझी में ईरान को छेड़ तो जरूर दिया है, लेकिन अब ये जंग ईरान ही खत्म करेगा। इसराइल हर तरीके से ये जंग हार रहा है, चाहे उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद हो, IDF हो या फिर उसका एयर डिफेंस सिस्टम। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो और उसने अमेरिका को शामिल करने के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट की चाल चली है, जिसके चलते अमेरिका ने ये स्ट्राइक की है। इसराइल में हालात और भी गंभीर हैं। तेल अवीव के पास रमत गन में सैकड़ों लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में शेल्टर ले रहे हैं ईरान के मिसाइल अटैक्स के डर से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटेजी अभी तक क्लियर नहीं है। कभी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, कभी इसराइल के साथ मिलकर लड़ने का इशारा देते हैं। ईरान ने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली है। यूनाइटेड नेशंस में रेस्ट्रेंट की अपील की जा रही है और यूरोप की तेहरान को नेगोशिएशंस के लिए कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक न्यूक्लियर टॉक्स नहीं होंगी। ये स्ट्रेटेजिक मूव इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए है। ईरान की ये डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग दिखाती है कि वो सिर्फ मिलिट्री रिस्पांस पर डिपेंड नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी इमेज भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने ट्रंप को 2026 नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया है। ये सुनने में इतना अजीब लग रहा है, उतना ही कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तानी लीडर्स ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना। विदाउट अमेरिका पाकिस्तान कैन नॉट बी सर्वाइव और बेगर्स कांट बी चूजर्स जैसे बयान पाकिस्तान की हालत पर सीरियस क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को क्लियर शो करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के बावजूद भी पाकिस्तान अमेरिकी सपोर्ट के बिना स्ट्रगल कर रहा है। नोबेल पीस प्राइज उस लीडर के लिए जिसने अभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्बिंग की है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की ये ऊंचाई है। ईरान ने ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया है। ये कोई धमकी नहीं है, क्लोजर का अनाउंसमेंट है जो दुनिया की 1/5 यानी 20% ऑयल सप्लाई को रिस्क में डाल देता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ कह दिया है कि अमेरिका न्यूक्लियर अटैक के रिस्पॉन्स में वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को इमीडिएटली सील कर देंगे। ये डिसीजन पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए अर्थक्वेक जैसा है। समझिए ये कितना भयानक है। दुनिया का हर 5वां बैरल ऑयल इसी 21 मील वाइड स्टेट से गुजरता है। यहाँ से सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत, इराक, कतर सभी गल्फ कंट्रीज का ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अमेरिका को इरिपेरेबल डैमेज होगा और वो इजराइल के सपोर्ट में डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। अब वो अपनी बात पर अमल कर रहे हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में तो हाहाकार मचा है। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये क्लोजर कंटिन्यू रहा तो ऑयल प्राइसेस $120 से $130 पर बैरल तक जा सकती हैं। शिपिंग कंपनीज पैनिक मोड में हैं। मेजर कंपनीज अपने एंटायर फ्लीट को कैप ऑफ गुड होप रूट से डाइवर्ट कर रही हैं। इससे शिपिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते बढ़ जाएगा और कॉस्ट स्काई रॉकेट हो जाएंगी। ईरान की स्ट्रेटेजी सिंपल है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। मिलिट्री में अमेरिका को नहीं हरा सकता लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को हार्म पहुंचा सकता है। US नेवी का 5th फ्लीट बहरीन में स्टेशन है एग्जैक्टली इसी रीजन से, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ईरान के पास एडवांस एंटीशिप मिसाइल्स हैं और नेवल माइंस भी हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले इंडिया ईरान से सिग्निफिकेंट ऑयल इंपोर्ट करता था लेकिन US सैंक्शंस के बाद इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है। अब हम रशिया से ज्यादा ऑयल ले रहे हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। सऊदी अरेबिया, UAE से हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस हैं। मिडिल ईस्ट में 90 लाख प्लस इंडियंस वर्कर्स हैं। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो उनके लिए सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। 2019 से 20 में जब ईरान US टेंशन बढ़ा था तो मैनी इंडियंस को इवैक्यूएट करना पड़ा था। इंडिया की इकोनॉमी के जरिए ये डबल इम्पैक्ट होगा, हायर ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट और रेमिटेंसेस में पोटेंशियल डिक्रीज मिडिल ईस्ट से। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस ये हैं कि हमें US के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करनी है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। अब एक खास पॉइंट ये भी है, क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब था? नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि ईरान ने एनरिच यूरेनियम को वेपनाइज करने के स्टेप लिए हैं, लेकिन US इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन से अभी भी सालों दूर था। ये डिस्क्रिपेंसी इजरायली और अमेरिकन असेसमेंट में दिखती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अकॉर्डिंग टू ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज मॉनिटर हो रही थी, बट रिसेंट मंथ में ईरान ने कोऑपरेशन रिड्यूस कर दिया था। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता तो पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाती। सऊदी अरेबिया पहले ही कह चुका है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन के रिस्पॉन्स में वो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करेगा। तो दोस्तों ये थी ईरान अमेरिका के करंट क्राइसिस की कंप्लीट एनालिसिस। सिचुएशन अभी भी डेवलपिंग है और अगले कुछ दिन बेहद क्रूशल होने वाले हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या अमेरिका को ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए था या फिर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन बेटर होता? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खास मालूमात आप तक पहुंचती रहें। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।